तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सिकल सेल एनीमिया। इसमें सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन के टाइप देखेंगे एक नॉर्मल अडल्ट में। तो 3 टाइप का हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन F। जो हीमोग्लोबिन ए है वो 95 से 98% होता है, हीमोग्लोबिन A2 3.5% होता है और हीमोग्लोबिन F 1% होता है। जो हीमोग्लोबिन ए है उसमें अल्फा की 2 चेन और बीटा की 2 चेन देखने को मिलती है। वहीं जो हीमोग्लोबिन A2 है उसमें अल्फा की 2 चेन और डेल्टा की 2 चेन देखने को मिलती है। और जो हीमोग्लोबिन F है उसमें अल्फा की 2 चेन और गामा की 2 चेन देखने को मिलती है। अब जो हम देखेंगे वो है हीमोग्लोबिनोपैथीज 2 टाइप की होती है। एक तो होती है क्वालिटेटिव जो डिसऑर्डर्स होते हैं और एक होता है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं। क्वालिटेटिव में क्या होगा, जो स्ट्रक्चर्स है उसमें अबनॉर्मलिटी आएगी। जो भी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हो रहा है उसमें स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया। और एक होता है क्वांटिटेटिव, उसमें क्या होता है जो क्वांटिटेटिवली डिक्रीज हो जाती है ग्लोबिन चेन। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अपने पास, थैलेसीमिया, है ना। इसके बाद हम देखते हैं जो सिकल सेल एनीमिया है क्या, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एस सिकल सेल। अब जो आरबीसी है जिसमें हीमोग्लोबिन एस है उसमें क्या करते हैं, जो आरबीसी का शेप सिकलिंग होने लगता है। ठीक है, और व्हेन दे आर एक्सपोज टू लो ऑक्सीजन, जैसे ही उस आरबीसी को ऑक्सीजन की कमी होगी वो सिकलिंग करने लग जाएगी और सिकल शेप में आ जाएगी। अब इसकी 3 डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलती है। एक तो होती है हेटेरोजाइगस, एक होमोजाइगस, एक डबल हेटेरोजाइगस। जो पहला है हेटेरोजाइगस, इसमें मतलब अलग अलग देखने को मिलेगा। इसमें हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस देखने को मिलेगा, जो कि सिकल सेल ट्रेट है, वो कोई डिजीज़ नहीं है उसमें, सिर्फ वो ट्रेट है उसमें। और जो होमोजाइगस होगा उसमें जो दोनों हैं वो सिकल सेल वाले हीमोग्लोबिन होंगे, तो इसमें सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर होगा। ठीक है, एक होता है डबल हेटेरोजाइगस जिसमें एक तो होता है सिकल सी और सिकल डी, जिसमें एक तो सिकल सेल एनीमिया वाला और एक सी वाला, इसमें सिकल सेल एनीमिया और डी वाला ये होता है। उसके बाद आता है अपना जो अगला है वो इसके हम पैथोजेनेसिस देखेंगे कि होता कैसे है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन में क्या होगा, जो बीटा ग्लोबिन चैन है उसमें जीन म्यूटेशन होगा। कौन सा, 11 नंबर जो क्रोमोसोम है उस पर कौन सा म्यूटेशन होगा, पॉइंट म्यूटेशन। कहाँ पे, 6th जो ग्लोबिन चेन है वहाँ पे। चेंज क्या होगा, जो ग्लूटामिक एसिड है वो वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है, आगे देखेंगे कैसे होता है। और इससे क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन ए है उसकी जगह हीमोग्लोबिन एस फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे जो डीएनए है उसमें क्या होगा, जो नॉर्मल जो आरबीसी है ना, उसमें क्या होगा कि GAGCTC ये है जिसमें ग्लूटामिक एसिड बन रहा है अपना। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो पॉइंट म्यूटेशन होगा उसमें ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये ए की जगह टी आ गया और टी की जगह ए आ गया। तो इससे जो प्रोटीन बनेगा वो ग्लूटामिक की जगह वैलिन बन रहा है। ठीक है, तो यहीं से ये शेप भी इसकी फिर चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सिकलिंग क्या होगा, कि जैसे वैसोकल्सन ऑफ द माइक्रो सर्कुलेशन, हिमोलाइटिक एनीमिया और इंक्रीज MCSC। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे डीऑक्सीजनेटेड जो हीमोग्लोबिन एस है, ठीक है, जो आरबीसी में मिलती है, उसमें क्या होगा कि पोलीमराइजेशन होगा सबसे पहले। अब पोलीमराइजेशन होने से क्या होगा, जो इलोंगेटेड रोड लाइक पॉलीमर फाइबर्स फॉर्मेशन होने लग जाएंगे। ठीक है, रोड लाइक फाइबर फॉर्मेशन होने लग जाएगा। इसके बाद डिस्टोर्टेड द आरबीसी इनटू द सिकल शेप। अब जो आरबीसी की जो शेप है वो कैसे हो जाएगी, सिकल शेप में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि हायर लेवल ऑफ एडेंशन मॉलिक्यूल्स, मतलब उसमें आपस में चिपकने लग जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या होगा कि वैसोकल्सन ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन हो जाएगा। दूसरा हम देख रहे थे कि इंक्रीज MCSC, वो कैसे हो रहा है कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, उससे क्या होगा कि उसके अंदर जितना भी वाटर है वो उस सेल से बाहर आ जाएगा। उसके बाद इंट्रासर्कुलर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि सारा पानी बाहर निकल गया। इससे क्या होगा, जो MCHC है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमने देखा था कि हिमोलाइटिक एनीमिया हो रहा था, कैसे होगा, विद द रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डीऑक्सीजनेशन एंड सिकलिंग। कभी सिकलिंग हो रही है फिर डीऑक्सीजनेशन हो गया, फिर बार बार ऐसे करने से जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो परमानेंट डैमेज हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो आरबीसी है वो बिकम इरिवर्सिबल सिकल्ड, फिर दोबारा वो सही नहीं हो पाएगी,
सिकल सेल शेप में आ गई तो वैसी रहेगी। अब डिफिकल्टी इन पासिंग थ्रू द स्प्लेनिक सिनोसोइडल, है ना, उसको डिफिकल्टी होगी पास करने वहाँ से, है ना। उसके बाद क्या होगा कि रैपिड फैगोसाइटोसिस होने लग जाएगा, और जिससे क्या होगा लास्ट में हेमोलाइटिक एनीमिया स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ सिकलिंग को डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे पहले हो गया अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एस एंड इंट्रैक्शन विद द अदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑफ द आरबीसी, इंटरसेलुलर डिहाइड्रेशन, डिक्रीज पीएच, टाइम आरबीसी आर एक्सपोज टू लो ऑक्सीजन, मतलब कितने टाइम तक आरबीसी वो लो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंट्रैक्शन विद द अदर हीमोग्लोबिन, पहला पॉइंट। इससे अब जो होमोजाइगस है, जो हमने देखा था एसएस वाला, इसमें क्या होता है कि जितने भी हीमोग्लोबिन है वो अपने पास एचबीएस वाले हीमोग्लोबिन है, तो ये सिकलिंग करेगी, ठीक है। दूसरा था हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस में क्या होता है कि 40% हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन एस होते हैं जो कि सिकलिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसमें 60% तो क्या है, नॉर्मल है, HbA, ये तो नॉर्मल है 60%, इसलिए ये सिकलिंग यहाँ पे नहीं होगी। दूसरा हम देखा था कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन के हिसाब से जितनी ज़्यादा MCHC उतनी ज़्यादा सिकलिंग होएगी, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे डिहाइड्रेशन देख रहे थे। अब इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन अगर ज़्यादा है ना, तो फिर वहाँ पे MCHC भी ज़्यादा होगा। अगर MCHC ज़्यादा है तो सिकलिंग भी ज़्यादा होगी, है ना। तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो MCHC ज़्यादा तो सिकलिंग ज़्यादा। वैसे ही डिहाइड्रेशन ज़्यादा तो MCHC ज़्यादा, और सेम वही सिकलिंग ज़्यादा होगी। दूसरा देखते हैं डिक्रीज इन पीएच। अब क्या एसिडोसिस हो रहा है, मतलब रिड्यूस द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, इंक्रीज डीऑक्सीजनेटेड HbS, इंक्रीज सिकलिंग। अब जैसे आपकी पीएच कम हुई यानी कि एसिडोसिस हो रहा है, तो वहाँ से भी आपको क्या होगा, जो है सिकलिंग इंक्रीज होगी, ठीक है। अब सीधे पॉइंट याद रखना है आपको, तो है ना। उसके बाद वो टाइम कितने टाइम तक आरबीसी एक्सपोज रही है लो ऑक्सीजन तक, तो उसमें देखेंगे जैसे ऑर्गन हैविंग स्लो सर्कुलेशन हैव इंक्रीज चांस ऑफ सिकलिंग, है ना। तो इसमें आएगा अपना जैसे बोन, स्प्लीन, ये सब हमको देखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्लिनिकल फीचर देखेंगे। जैसे पहला है एनीमिया। एनीमिया क्या होगा कि इरिवर्सिबल सिकल सेल हैव डिफिकल्टी इन पासिंग स्प्लेनिक साइनोसोइडल एंड रैपिड फैगोसाइटोसिस, जो हमने पहले देख लिया था, ठीक है। उसके बाद है वेसोकल्सन फिनोमिना। इसमें क्या होगा, जो रिवर्सिबल सिकल सेल है वो एक्सप्रेस एडेंशन एंड स्टिकीनेस, तो मतलब वो ज़्यादा चिपकेगी। अगर सिकल सेल शेप में आ गई तो उसका जो चिपकने की जो है क्वालिटी वो इंक्रीज होती है। उसके बाद हमने बोन देखा था, स्प्लिन देखा था ना। तो बोन और स्प्लिन में क्या होगा, जैसे बोन में क्या है, हैंड फुट सिंड्रोम, प्रोमिनेंट चिक बोन, क्रूकट सकल, है ना। तो ये सब इसके बोन में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्प्लिन में क्या होगा, इनिशियल तो स्प्लिनोमेगाली होगा, उसके बाद ऑटो स्प्लिनोस्टॉमी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फैल्सिबोम मलेरिया। मतलब इसमें खास बात भी एक इसमें गुड पॉइंट भी है, ठीक है। वो क्या है कि जो मलेरिया के जो पैरासाइट है वो ऑटो को कंज्यूम करते हैं, है ना। जिससे क्या होगा कि पीएच डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज पीएच हमने देखा था, अगर पीएच डिक्रीज हो रही है तो प्रमोट करेगा सिकलिंग को, ये हम ऊपर देखे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, सिकलिंग इंक्रीज हो रही है तो डिस्टोर्टेड आरबीसी क्लियर्ड रैपिडली बाय द फैगोसाइटोसिस। मतलब जैसे सिकल शेप में आए आरबीसी, है ना, तो फैगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा, और वो पैरासाइट इसके अंदर है ही, तो पैरासाइट को भी खत्म कर देगा। तो ये इसकी एक खास बात हो जाती है ना, अच्छा पॉइंट है इसका। अब लास्ट हम इसमें देख लेते हैं स्क्रीनिंग, कैसे कैसे स्क्रीनिंग कर सकते हैं। पहला है सिकलिंग टेस्ट। कैसे करेंगे, ब्लड सैंपल लो, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, है ना, ये इसमें मिक्स करो, और माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो आपको शेप नॉर्मली आप शेप देख पाओगे, नॉर्मल है या फिर सिकल है। दूसरा, या तो पेरिफेरल स्मीयर आप जैसे ब्लड से बनाते हो वो बना के देख लो। दूसरा ESR में क्या देखेंगे, ESR डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा, है ना, रोलेक्स फॉर्मेशन हो नहीं रहा, तो ESR भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लास्ट हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये हम देखेंगे कैसे होता है। इसमें देखो, अगर हीमोग्लोबिन S है तो एनोड की तरफ स्लोली मूव करेगी, और हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो वो एनोड की तरफ फास्ट मूव करेगी, तो ये क्या होगा अपना एनोड, है ना।
और जैसे ये नॉर्मल सेल है यानी HbA है ना, तो हमने क्या देखा था, ये फास्ट मूव करेगी। देखो यहाँ से कितनी फास्ट मूव की है, ठीक है। अब ये देखो अगर सिकल सेल है मतलब HbS ये वाला, तो एनोड की तरफ स्लो मूव करेगी, ये हमने देखा था। देखो कितनी स्लो मूव करी है, अब तक यहीं पहुँची है। और जो ट्रेट है ना, यानी कि एस भी है और इसमें ए भी है, दोनों इसमें है। तो यहाँ देखो जो स्लो मूव कर रही है वो तो क्या है, सिकल सेल है यानी एस, और जो फास्ट मूव कर रही है वो कैसी है, नॉर्मल है यानी HbA, ठीक है। तो ये इसकी स्क्रीनिंग हो गई 4। तो इस प्रकार से हमने सिकल सेल एनीमिया कंप्लीट कर लिया है ना। और इसके नोट्स भी काफ़ी सुंदर बनाए हैं, तो आप कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं आपको DM कर दूँगा इसके नोट्स, ठीक है।